नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में जीएस से बनने वाले प्रश्नों पर। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्नों पर चर्चा होगी और पूरे एग्जाम शुरू होने से पहले कम से कम 1000 प्रश्नों पर चर्चा होगी जीएस की, जो आपको डेली मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, पहला मिसप्रिंट हो गया तो दूसरे शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? 91 में, 96 में, 1978 में, 1984 में। दोस्तों, ये लाया गया था 1991 में, यानी 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव लाया गया था 1991 में। दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो दोस्तों, पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? तो दोस्तों, पशुधन और पशुपालन दोनों आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। तो 3 सूचियों में बांटा गया है। तो पशुपालन और पशुधन ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकार नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकार? तो दोस्तों, ये कहा गया है आर्टिकल 144 में। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, किसी विशेष दिन, किसी विशेष चर्चा पर, किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 हो सकती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो दोस्तों, जो भी संदेह होता है, विवाद होता है, उस पर निर्णय लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को है। तो यहाँ पर विकल्प डी सर्वोच्च न्यायालय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कितने 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत होती है उसका गठन 5 साल, ग्राम सभा का गठन 5 साल के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति स्वेच्छा देने की आशा नहीं करता? समान कार्य के लिए समान वेतन। दोस्तों, ये कहता है नीति निर्देशित तत्व का एक प्रावधान है। आजीविका के पर्याप्त साधन होता नहीं, गर्भावस्था और उसके दौरान तमाम तरह की आजीविकाएं, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं होगा, ये भी कहा गया है। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, ये
ये नहीं कहा गया, ये इसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। इसका संसद द्वारा बनाई गई विधियों के द्वारा ये जो है सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बनने वाला पहला है आपका दादरा और नगर हवेली। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी टाइपिंग संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी किसी की गोपनीयता भंग करना अनुच्छेद 21 क्या होता है, जो अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो बाधित होता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा 19। इसी में निजता का अधिकार आता है और ये निजता का दोहन है यदि किसी की जानकारी के बिना उसकी कॉल ट्रैपिंग हो रही है तो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से 31 सदस्य और लोकसभा में 80 सदस्य जाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा 31। कितना? 31। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? ये कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और वो उनमें से कौन सा नहीं है? आवागमन की स्वतंत्रता है, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। संघ बनाने का भी अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये तो भारत संविधान की आत्मा ही कहा है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसे अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से निकाला गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। यहाँ पर ये कुछ प्रश्नों के पीडीएफ में अंक कट गए हैं, तो उन प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो दोस्तों, ये पहले न्यायाधीश है जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। इनका नाम है जस्टिस रामास्वामी। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, जस्टिस रामास्वामी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है और ये अनुच्छेद 39A में कहा गया है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे बजट घाटा कहा जाता है। जब खर्चा अधिक और आय कम होती है तो उसे घाटा कहा जाता है, और यही बजट में सरकार खर्च करती है और फिर उस खर्च से सरकार को आमदनी होती है। यदि वो आमदनी कम हुई होती है तो वो बजटीय घाटा कहलाता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए। अच्छा, ये किस अधिनियम के तहत राज्य बन गए? तो मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत राज्य बन गए। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो आप लोग जानते हो दोस्तों, ये 331 है, लेकिन इस समय इसको क्या कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है,
इन्हें नामित करने की या नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों ये थे इतिहास के कुछ प्रश्न। अब जो है ये भूगोल से कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? यहाँ पर मेघालय पठार का भाग पूछा है। तो ए पलामू पहाड़ियाँ, खासी, गारो, जैंतिया। दोस्तों आपसे बता दें कि खासी, गारो, जैंतिया ये मेघालय पठार और का ही हिस्सा है, लेकिन ये पलामू जो कि झारखंड में है इसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? खरीफ मौसम, खरीफ जानते हो दोस्तों, खरीफ बारिश के सीजन में जो जुलाई में फसल बोई जाती है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ आता है, क्योंकि अभी भी मौसम कौन सा चल रहा है? खरीफ का, धानों की बुआई हो रही है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ आता है, सही हो जाएगा। हैली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की है? तो दोस्तों ये 75 से 76 वर्ष बाद ये जो है दिखाई देता है। हैली धूमकेतु है जो क्या होता है, अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है और ये 75 से 76 वर्ष बाद जो है एक बार दिखाई देता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह जिसे क्रस्ट कहते हैं में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा या खनिज कौन सा है? तो दोस्तों आपसे बता दें कि क्या पाया जाता है? फेल्सफार पाया जाता है, जिसको अस्फटीय बोलते हैं। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, सर्वाधिक यही खनिज पाया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी आप जानते हो दोस्तों, कुचिपुड़ी एक नृत्य है जो आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश की का लोक नृत्य है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। दोस्तों उत्सव और त्योहार उत्तर प्रदेश पुलिस में एक विशेष टॉपिक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? नेत्रावती नदी मंगलुरु शहर से होकर बहती है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, मंगलुरु। आगे प्रश्न चर्चा करते हैं दोस्तों। द्वीप देश फिजी किस महासागर में है? तो यहाँ पर पूछा गया फिजी कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको पता है कि फिजी प्रशांत महासागर में है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और दोस्तों फिजी द्वीप जो है इस पर किसका अधिकार है और यहाँ पर जो है ये इसकी अवस्थित क्या है प्रशांत महासागर में, कहाँ पर है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप जानते हो कि जो वायुमंडल है ये विभिन्न परतों में विभाजित है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। आयन मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये इनका क्रम है। यह सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा आयनित होता है, दोस्तों सही है। यह समताप सीमा के ठीक ऊपर है, दोस्तों गलत। समताप सीमा के ठीक ऊपर मध्यमंडल है, इसमें आवेशित कण होते हैं, दोस्तों ये सही है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा वापस आ जाती हैं, जिससे दूर संचार व्यवस्था संभव हो पाती है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही इसका सही आंसर है। समताप सीमा, समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा है और उसके ऊपर मध्य मंडल आता है, मध्य सीमा के ऊपर आयन मंडल आता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है, तो दोस्तों ये छठे भाग के बराबर होता है। जो पृथ्वी पर जी का मान है उसका 1/6 जी का मान चंद्रमा पर होता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर 6 किलोग्राम की है तो वहां चंद्रमा पर वो 1 केजी की होगी। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर विकल्प बी छठा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो जानते हो
अभ्रक सबसे ज्यादा कोडरमा की खान से निकाला जाता है और ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। विकल्प बी आंध्र प्रदेश यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी है धूपगढ़। विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? तो दोस्तों अजूराइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट आपका लोहा होता है, बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम होता है, अजूराइट आपका तांबा खनिज है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों ये कोडागू जिले में है। कहाँ पर है? कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ही कौन सी कृष्णा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? कौन सी गुफाएं? बोर्रा गुफाएं। तो दोस्तों जानते हो बोर्रा गुफाएं पूर्वी घाट की अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। विकल्प यहाँ भी सही हो जाएगा, अनंतगिरी। निशाकाश यानी रात्रि आकाश, निशा माने होता है रात्र, रात्रि, और इसका जब दो भागों में तोड़ोगे तो यहाँ पर हिंदी भी हम आपको बता देते हैं। निशाकाश का मतलब होता है निशा प्लस आकाश। निशा माने होता है रात और आकाश माने होता है आसमान। यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनको कहा जाता है खगोलीय पिंड। क्यों? क्योंकि ये अंतरिक्ष में होते हैं इसलिए और ये पिंड के रूप में होते हैं इसलिए इनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। और खगोलीय पिंड के अंतर्गत ही सभी चीजें आती हैं, चाहे वो ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्रग्रह है, उल्का पिंड है, सभी चीजें उसी के अंतर्गत आती हैं। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? ग्रहों का जो क्रम है पृथ्वी और बुध के बीच कौन सा आता है? तो दोस्तों आप जानते हो शुक्र आता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। पृथ्वी पहले, सबसे पहले सूरज, उसके बाद आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद आपका प्लूटो आता है जो कि प्लूटो ग्रह नहीं है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH6 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले NH17 के नाम से जाना जाता था। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? मीठे और खारे जल का जहां सम्मिलन होता है उसको बोलते हैं ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख। इसको अंग्रेजी में एस्चुरी कहते हैं। और दोस्तों जो नदियां भारत के पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी तट के सहारे बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं वो अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि वहां पर तीव्र ढाल होने के कारण उनका अवसाद वहां पर निक्षेपित नहीं हो पाता और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं नदियां होती हैं। नदियां मीठे पानी का जल स्रोत होती हैं और समुद्र आपका खारे पानी का स्रोत होता है। तो इनके मिलन स्थल पर जो आकृति बनती है, भू आकृति बनती है, जलाकृति बनती है, उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। वही यदि पश्चिमी घाट में देखें तो ये क्या कहलाती हैं? डेल्टा कहलाती हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अब इतिहास से है, तो इतिहास का प्रश्न यहाँ पर चर्चा करते हैं। स्लैश है एक मोरक्को यात्री जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। तो दोस्तों जानते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता जो है भारत आया था और इसे जो है दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद
क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। यहाँ पर विकल्प बी रॉबर्ट क्लाइव सही हो जाएगा। स्लैश वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। इसे दोस्तों कहा जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश हो जाएगा, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद आपके आते हैं इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह, बलबन, ये सभी जो हैं गुलाम वंश के शासक हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टि से। राजतरंगिणी जो है कहाँ के राजा का उल्लेख करती है, तो कश्मीर के राजा का उल्लेख करती है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हड़ है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में को हुआ था। तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ये घटना जलियांवाला बाग में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिस पर अंग्रेजों ने गोली चला दी। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब हुई थी, तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को हुआ था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1883 में किसके द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवाद कदम था, तो दोस्तों इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया था, जो पारित नहीं हो सका और लॉर्ड इरविन ने अपना इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज न्यायाधीशों के बराबर अधिकार देने का बात करता है। यानी भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज नागरिकों की के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे, इसमें प्रस्ताव में शामिल किया गया था। अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र में यह उल्लेख किया गया है। विकल्प भी सही हो जाएगा। आप इसमें जानिए अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हैं, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। यहाँ पर विकल्प बी बुद्ध चरित्र सही हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? दोस्तों ये थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो दोस्तों अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो दोस्तों किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था और इसी आयोजन के दौरान बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों 1782 में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सालबाई की संधि हुई थी। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे, जिसमें हमने पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी के प्रश्नों पर चर्चा की है। आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी और जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक निरंतर प्रश्नों पर
प्रश्नों पर प्रश्न तैयार किए जाएंगे और ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ये प्रश्न कोई नए नहीं है, इसे याद कर लेना आपके लिए बहुत ही हितकर है। तो फिर मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और तैयारी को जारी रखिए।